You think big, dream big, then you will achieve big. पेरेंट्स को एड्रेस करना चाहूँगा। खुदारा भी टाइम बदल चुका है, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलना होगा। मैं सदके जावा मेरा पुत्र हुण कम करेगा हाँ या मेरी जी। धी हुण कम करेगी, सही बात है। इस जुमले से अभी हमें बच्चा है। अपने आप से बाहर निकालना होगा। ब्रांड की आपने कोलैबोरेशन लेनी है तो इंस्टा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए और लॉन्ग फॉर्मेट का कंटेंट आप दे रहे हो और आप चाहते हो कि आपके व्यूअर्स जो हैं वो उस लॉन्ग फॉर्मेट को कंज्यूम करें, तो यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आप शॉर्ट कंटेंट दे रहे हैं और स्पाइसी कंटेंट दे रहे हैं तो टिकटॉक इज द प्लेटफॉर्म। अगर आप कोई ऐसी चीज दे रहे हैं कि जिसमें ठीक है सारी चीजों का मिक्स है और आप एक लार्ज स्केल पे जाना चाहते हैं तो फेसबुक इज द प्लेटफॉर्म। सलाम, अदाब, तस्लीमात। डॉक्टर निशाबा हसन पॉडकास्ट में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़रा तसव्वुर करें एक बुज़ुर्ग को जो अपनी लाठी ज़मीन पर टेके किसी गहरी सोच में गुम हैं, जिनके चेहरे पर पड़ी गहरी लकीरें माजी की एक दास्तान सुना रही हैं, जैसे कोई लम्हा ब लम्हा गुजरी ज़िंदगी की कहानी सुनाने के लिए बेताब है। वो कहानी जो मोहब्बत, खलूस और इखलाक से मुज़य्यन है, धीमी चलती हुई ज़िंदगी की अक्कासी करती हो। इनके पहलू में एक नौजवान बैठा है जिसके हाथों में लैपटॉप है, जिसके कानों में एयरबड है, जिसके आंखों में डिजिटल ख्वाब हैं। बुज़ुर्ग कहानी सुनाना चाहते हैं लेकिन नौजवान ये कहकर उन्हें खामोश करता है कि ज़रा ठहरें, मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। आज लोग सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनना चाहते बल्कि कहानियों को अपलोड भी करते हैं और इनसे पैसे भी कमाते हैं। ये मुकालमा सिर्फ दो नस्लों का नहीं बल्कि माजी और हाल का तकाबुल भी है। एक तरफ तजर्बा का अमीन, रवायात का अमीन जो ज़मीन से जुड़े हुए ज़ाती तजर्बात की बात करना चाहता है, तो दूसरी तरफ नौजवान जो डिजिटल दुनिया में रहता हुए ख्वाब देखता है, जिसके लिए किसी वतन की कोई सरहद नहीं, जिसके लिए किसी ख्याल की कोई हद नहीं। डॉक्टर निशाबा हसन पॉडकास्ट में जनरेशन सीरीज़ भी एक कहानी है, एक दास्तान है जिसमें किरदार तसलसल से एक दूसरे से मुकालमा करते हैं, लेकिन मरकज़ी किरदार डॉक्टर निशाबा हसन मुराद साहिबा का ही है, जो रवायात की भी अमीन है और जिद्दत से भी हम आहंग हैं। मगर आज की मरकज़ी कहानी के किरदार के साथ हमारे साथ एक नया किरदार मुनीर अहमद साहब भी मौजूद हैं, जो रवायात के भी अमीन हैं, जो आज की दुनिया को भी समझते हैं और एक नई दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं, जो रवायात की भी पासदार हो और कुछ जिद्दत में से भी हम आहंग हो। वेलकम टू द डिस्कशन मुनीर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। डॉक्टर निशाबा, एक बार फिर खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। कहानी का मरकज़ी किरदार तो आप ही हैं। शुक्रिया बहुत, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो अब आपसे हम ये जानेंगे कि आप ये बताएं कि आपने आँख खोली, आपने रवायती कारोबार देखे, आपने देखा एक आदमी मौजूद है, वो उसके पास वेंडर कहा जाता है, लोग उसके पास आते हैं, एक डेस्क बना हुआ है जिसे हम अकाउंटेंट का डेस्क कहते हैं, पेमेंट होती है, बिजनेस होता है, लेन देन होता है। लेकिन अचानक आपने ट्रांजिशन देखी जिसे आप खुद भी हम आहंग हुए, तो ये ट्रांजिशन को कैसे एब्जॉर्ब किया और आपने कहा कि आई एम मेंट फॉर दिस जॉब? अहमद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका भी मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए 2006 का ये वाक़या है जब मैं यूएमटी में ही पढ़ रहा था, तो उस वक्त मैं काफ़ी दफ़ा ये स्टोरी सुना चुका हूँ। मैं एक लैपटॉप लेने गया हफीज़ सेंटर, वहाँ से एक लैपटॉप लिया तो टेक्नोलॉजी का, गैजेट्स का शुरू से ही शौक था, तो वो लैपटॉप मुझे पसंद नहीं आया। तो माई फादर वॉज इन अ फेवर के यार ठीक है आप ले लिया तो करो। मैंने कहा पापा मुझे ट्राई करने दे एक दफ़ा। मैं उसके पास गया शॉपकीपर के पास, मैंने कहा भाई ये लैपटॉप वापस कर लो। तो कहता है 25%, 20% या 25% मुझे याद नहीं है, कहता कटेगा। मैंने कहा भाई कल लिया अभी तो बॉक्स पैक है, मैंने तो यूज़ भी नहीं किया। कहता भाई ये पूरे हफीज़ सेंटर का लॉ है। मैंने कहा ठीक है। मैं घर आ गया, किसी ने मुझे कहा यार एक पेज है hafizcenter.com के नाम से, वहाँ पे ये अपलोड कर दो। मैंने 40,000 का लिया, 45,000 का वहाँ पे मैंने लगा दिया। यकीन कीजिए कि एक बच्चे ने मुल्तान से कॉल की, मुझे नहीं पता उस वक्त कि मुल्तान किस चीज़ का नाम है, ये शहर है क्या है, कितनी दूर है। वो लगाया, भाई साहब आए हैं, 4-5 दफ़ा उन्होंने कॉल की, लंबी स्टोरी। खैर 45,000 का वो लैपटॉप लेके चले गए। 5,000 मुनाफे में रहे। 5,000 पहली ट्रांजेक्शन लाइफ की और 5,000 मुनाफा आया। अब मुझे नहीं पता भाई कि ये क्या है, क्या चल रहा है, किस तरह है। खैर वो एक आदत पड़ी, मैंने कहा अच्छा ये तो मज़ेदार काम है यार, स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही 5,000 पहली ट्रांजेक्शन से। मैं दोबारा उन साहब के पास गया, तो मैंने उनसे जो है ना परमानेंट 1-2 चीज़ें और ली, तो उनसे एक रिलेशन बन गया। पैरेलल फिर मैंने एक मोबाइल शॉप के साथ भी यही काम किया, वहाँ से भी लिया। ये जर्नी चलते चलते 2008 तक चली। उस वक्त तक वल्ला मुझे नहीं पता था कि इसको ई कॉमर्स कहते हैं, क्योंकि बच्चा तभी खुद पढ़ रहा था। उस वक्त इसका इतना ट्रेंड भी नहीं था। फिर मैं दुबई चला गया, वहाँ से भी पहली ट्रांजेक्शन में मुझे मोबाइल फ़ोन में 250 दिरहम बचा। और जब आपने क्या बेचा?
वहां पे भी मोबाइल बेचा। वहां पे भी ठीक है, मोबाइल मोबाइल बेचा। प्लेटफॉर्म कौन सा था? अच्छा, हफीज वहाँ डॉट नहीं सेंटर ही था? वहाँ पे क्योंकि दुबई में अपना प्लेटफॉर्म था दुबिज़ल के नाम से, वो आज भी चल रहा है। दुबिज़ल के ऊपर मैंने अपना पहला जो है ना अपना ट्रांजैक्शन वहाँ 250 दिरहम निकाला। वहाँ पे भी फिर मैंने यही जर्नी की कि फिजिकल मार्केट में गया, एक उनके साथ मैंने रिलेशन बिल्ड किया। फिर एक टाइम आया कि मैं जाता था 10-10, 15-15 सेलफोन्स, घड़ियाँ, लैपटॉप, हाई डेफिनेशन ये कितना कैमरास। अर्सा पहले की बात है? ये सर 2008-9 की बात बता रहा हूँ मैं। 2008-9 हाँ, में एक आपने साल ये काम लगा शुरू मुझे। कर लिया। आपकी उम्र जब उम्र तो उस वक्त सर 21-22 साल का था मैं। आप ठीक है। 21-22 साल का था और यू बिकम अ अर्निंग हैंड। एग्जैक्टली exactly. तो दुबई में क्योंकि मेरी एक जॉब भी थी फुल टाइम, 2000 तकरीबन कुछ 13-14 में जाके पता चला जो मैं कर रहा हूँ ये लेन देन जो है इसको, क्योंकि इंटरनेट पे हो रहा है तो इसको ई कॉमर्स कहते हैं। उस वक्त फिर थोड़ा सा ईबे से शनासाई हुई, फिर अमेजोन से हुई, फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया कि फिर हमने एक्सपोर्ट भी करने शुरू कर दिए, फिर इंपोर्ट भी करने शुरू कर दिए दुबई में रहते हुए। 2016 में फिर मैं वापस पाकिस्तान आया। फिर मैंने कहा यार अब जॉब को 8 साल कहेंगे बाद। जी, 8 जॉब को कहेंगे खैराबाद, अब फुल टाइम मेरा यही ब्रेड एंड बटर है। तो फिर मैंने कुछ वीडियोस भी बनानी शुरू कर दी डॉक्टर एजुकेशन पे। साहिबा देखिए कितनी दिलचस्प सिचुएशन है कि 2000 से 2008 तक एक नौजवान रवायती चीज़ों को साथ साथ देख रहे हैं। 2008 में डिफाइनिंग मोमेंट्स आते हैं, एक वाकया होता है, सिनेरियो चेंज होता है, ऑनलाइन अर्न करते हैं। तो हमारी जब उम्र थी, जनरेशन हम जी की बात करें या उससे पहले की जनरेशन की बात करें, तो वो बच्चा जो कमाता था ना वो 25, 26, 27 साल 30 साल बाद ही कहीं कमाता था। जो आज की जो जनरेशन है दे स्टार्टेड अर्निंग वेरी अर्ली, जिन्होंने बहुत जल्द उन्होंने कमाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो ये किस हद तकाबुल करेंगी एक जनरेशन का दूसरों से? ये जो इसी पे राय में एक दफ़ा हमारी ये जेन ज़ी की पॉडकास्ट में इस तरह का सवाल हुआ था मिलते जुलते यानी, और उसमें कुछ इस तरह की बात हुई थी ज़हानत की ना, ये जल्दी सीखते हैं जनरेशन्स का जो आपस में फ़र्क है, क्विक लर्नर्स हैं या लेट लर्नर्स हैं। तो ये तो इंटेलिजेंस है और क्विक डिसीजन है, डायनामिक अप्रोच है और वाइड, आई थिंक वाइड हॉरिजन्स, इस तरह से सोचना ना, एक इस तरह से करना, और आई थिंक ये बहुत जहानत की निशानी है। और वो जो पहली जनरेशन का था वो तो अब्बा मेरे ख्याल में काफ़ी साल तक इंतज़ार ही करते रहते थे, 26-27 साल तक तो जो है वो जॉब मिलेगी, या चले वो जो लकी लोग हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट या एलीट क्लास है और उनके पास अल्लाह ने उसी तरह यानी एक कुछ सिलसिला रखा है कि जो बच्चे बोर्न विद अ सिल्वर स्पून जो कहते हैं, दैट्स समथिंग डिफरेंट। उसमें भी कहते हैं कि नहीं अभी ज़रा और मैच्योर हो जाएं, ये सिलसिला चलता था और अभी तक एक हद तक तो है। बट आई थिंक ये जहानत की निशानी है और बहुत खुश आइंद बात है, और ये हमारे लिए एक स्टार है। आई थिंक ये एक एनलाइटेंड अप्रोच है ना, कि कहते हैं ना कि इफ़ यू विल ड्रीम बिग देन यू विल, इफ़ यू थिंक बिग ड्रीम बिग देन यू विल अचीव बिग। अगर हम सोचेंगे ही नहीं और कोई प्लान ही नहीं बनाएंगे, आई थिंक विल पावर हमारा स्ट्रांग नहीं होगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर वही डिग्रियां लेकर हम आगे फिरते रहेंगे, जॉब की तलाश करते रहेंगे। और अम्मा कहेंगी ज़रा बच्चा और बड़ा हो जाए, नौकरी लग जाए। मुनीर, अब एक टाइम ये आ चुका है हमारे पास कि हम ये कहते हैं कि जो लड़का है उसने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो टीन एज में ही हासिल कर ली है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो आपने जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर ली या माली तौर पे आप जब मुस्तहकम हो गए, तो आपने क्या सोचा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, इससे पहले ना मैं मतलब चाहूँगा कि मैं यहाँ पे पेरेंट्स को एड्रेस करना चाहूँगा। खुदारा भी टाइम बदल चुका है, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलना होगा। मैं सदके जावा मेरा पुत्र हुण कम करेगा हाँ, या मेरी जी। धी हुण कम करेगी, सही बात है। इस जुमले से अभी हमें बच्चा है। अपने आप से बाहर निकालना होगा। बाहर निकले। 25 साल जब तक आपके नहीं होते ना, पेरेंट्स समझते हैं आप तो ये बहुत बच्चा है। भाई देखें, आज का जो बच्चा है ना, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात उसको आइडलाइज तो बहुत करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसे ही आपका बच्चा 14-15 साल का होता है ना, ये बच्ची, उसको कहते हैं जाएं अब करें मॉप लगाएं जाके किसी भी आउटलेट के ऊपर जाएं, जाके कैश काउंटर पे खड़े हों। बट हम उस चीज़ को समझते हैं कि नहीं, अभी तो बच्चा बड़ा छोटा है। फिर होता क्या है कि जैसे ही वो बच्चा 25-26 साल का आता है, ऑल ऑफ द सडन विद इन 6 मंथ उसको सोसाइटी का भी प्रेशर आता है, पेरेंट्स का प्रेशर भी आता है, उसको दोस्तों का प्रेशर भी आता है, फिर शादी का प्रेशर भी। फिर उसको कहा जाता है कि भाई अभी हमें नहीं पता कहाँ से ब्रिंग टन लोड ऑफ मनी। अब वो फिर भूल जाता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। उसके फिर जहन में एक ही चीज़ बैठती है, अब मुझे पैसा कमाना है। अब देखिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल बिजनेस
चलाने के लिए बनती हैं, ना कि चैरिटी के लिए बनती हैं। एग्जैक्टली। अब वहाँ पे अभी आज सुबह की बात है, एक बच्चा आया हमारे पास, कहता है जी मुझे आज 6-7 महीने का एक्सपीरियंस था और वो 70,000 उसने डिमांड की। हमने कहा भाई हमने तुम्हें अभी सिखाना है, 70,000 हम कैसे तुम्हें पे कर दें? कहता है जी मैं ऑलरेडी 60 तो ले रहा हूँ। अब वो क्या कर रहा है बच्चा, अपनी शॉर्टकट जर्नी जो है ना उसको फास्ट पेस करने के लिए 6 महीने एक जगह काम करेगा, 3 महीने एक जगह, 6 महीने एक जगह। उससे हो क्या रहा है कि बच्चे का करियर कहीं पे भी नहीं खड़ा होता। 2 साल गुजर जाते हैं, 4 साल गुजर जाते हैं, बच्चे के जब आप सीवी देखते हैं तो सीवी के ऊपर स्टेबिलिटी ही नहीं है। भाई एक कंपनी जो है 3-4 साल गुजर जाते हैं डॉक्टर साहब बड़े आराम से। जी। मसला खड़ा होता है 5 साल के बाद, जब आप अपने आप को सीनियरिटी के लेवल पे देखने जाते हैं ना, तो कोई भी टेबल पे जब आप जाके बैठते हैं आप कॉन्फिडेंट ही नहीं होते, भाई आपने कहीं काम ही नहीं किया हुआ। अच्छा मुनीर, डू यू थिंक कि जो आज की जनरेशन है वो फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल है? नहीं डू यू सर, थिंक? नहीं उसकी देखें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसको कहते हैं? मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेरे नज़दीक वो है कि आप की सीवी या आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो इतना स्ट्रांग हो कि आप किसी भी टेबल पे जाके रखें तो आपको कोई बुलाने पे मजबूर लाजमी हो। आज का बच्चा क्विक रिच स्कीम के तहत फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाह रहा है। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम देखिए चीज़ें चेंज हो रही हैं, मार्केट के अंदर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है। होगा क्या, थोड़े दिन के लिए उसकी स्टेबिलिटी होगी, बट जब उसने जाके अपने करियर में एक मेच्योरिटी लेवल अचीव करना है, वहां पे सर वो डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, कोई कंपनी उसको मौका नहीं देगी। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्विक अर्निंग के चक्कर में जंप कर रहे हैं, होपिंग हो रही है एक कंपनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी। अच्छा वो पेरेंट्स को भी लगता है, बच्चे को भी लगता है, लो मैं तो 1 लाख पे पहुंच गया, मैं तो 2 लाख पे पहुंच गया, बट पीछे जो वर्ड है ना लर्न, मैं कहता हूं अगर आपने वाकई ही जिंदगी में कुछ करना है तो पहले लाइफ के 5 साल, चाहे वो स्टडी में हो या जॉब में हो, अर्न के अंदर से एल एंटर Add कीजिए, करें, लर्न कीजिए पहले। अच्छा जब 5 साल आपके हो जाए, फिर एल को आप थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए अब रिमूव कर भी लेंगे तो अर्निंग की तरफ आपका फोकस होगा। फिर आपकी डोमेन आपको खुद फोर्स करेगी कि ये नई चीजें सीखना शुरू कर दो। हो क्या रहा है, बच्चा सीखता ही नहीं है। अब बच्चा भी शुरू के 6 महीने होंगे, हमारे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं उन्होंने बच्चों को क्या सबक पढ़ाया है, डॉलर 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 डॉलर। डॉलर डॉलर। अब ये डॉलर की रेस और हवस ने बच्चे की लर्निंग जो है ना उसका सर जरासीम ही मार दी है। कंप्रोमाइज हो गई है अब लर्निंग। बच्चा जब अपनी लर्निंग स्टेज पे है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल छोटा सा बच्चा होता है ना, मामा बाबा बोलना शुरू करता है, क्या आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरे पूरे सेंटेंस बोले? नहीं। अब वहां पे हम उसको सिखाते हैं, छोटे छोटे माइलस्टोन्स देते हैं, ए फॉर अल्लाह सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल सिखाते हैं। कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी ए फॉर अल्लाह के ऊपर पूरी एक हमें स्टोरी लिख के दो। यही जब हम करियर में आते हैं तो यही हमारे साथ होता है। डॉक्टर साहिबा, ये जो तजाद अब आ गया है जो हमारी जनरेशन्स में नहीं था, जो अब की जनरेशन्स में है कि क्विक अमीर बनना है, फ़ौरन पैसा आना चाहिए, फ़ौरन अमीर बनना है, फ़ौरन पैसा कमाने की एक हव्स कह लें आप उसे, वो ज़्यादा पैदा हो गई है। तो ये इस जनरेशन के अंदर, और जो प्रीवियस जनरेशन थी उसमें कंटेंट था, लोग कनात पसंद थे, इसको कैसे देखेंगी? क्या ये पैसा कमाने की जो, क्या ये बुरी चीज़ है? वाकई ही अर्ली नौजवानों के अंदर ये चीज़ आ जाए कि हमने ज़्यादा पैसा कमाना है, क्या ये बुरी चीज़ है? देखिए, माल को तो अल्लाह ताला ने बिना खैर कहा है जी। और कुरान में, और माल कोई बुरी चीज़ नहीं है। 2 टर्म्स है कुरान के, मताए हसन और मताए गुरूर। मताए हसन वो माल, वो रिस्क, चाहे वो जिस भी फॉर्म में रिस्क है, वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए और हलाल रास्ते से कमाया भी जाए और खर्च भी किया जाए, ठीक है ना? और मताए गुरूर वो धोखे का सामान, यानी वो जो अल्लाह की नाराज़गी भी है और उसमें, और वो तरीक़ेकार भी सही नहीं है और खर्च करने के भी वो सही नहीं है। इसलिए माल कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो और फ़ौरन माल अमीर तो बनना, बल्कि नेमत है। जो रेस एक लगी हुई है ना, रैट रेस, रैट रेस हाँ। जो एक लगी हुई है कि उसके पास फलाने मोबाइल, तो मेरे पास अब इतना ये मॉडल पूरा पुराना हो गया, उसके पास ये लैपटॉप, उसके पास ये गाड़ी, मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, और बहुत कुछ इसके अलावा जितनी भी शक्लें हैं। तो वो खालिस एक ज़रपरस्ती, एक हिर्स, एक मटीरियलिज़्म, इन चीज़ों की निशानदेही करता है। लेकिन चाहे वो किसी भी रास्ते और तरीके से आ जाए, यहाँ पे आके गलती होती है। ये गलती का ज़िम्मेदार कौन है? गलती वो का मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो ऑथर्स जो पैसे कमाने के नए-नए तरीके हमें बताते हैं, या हमारी वो जनरेशन जो गाइड से इतना नहीं कर पाती? मैं सबसे पहले अपने आप को ज़िम्मेदार करार दूँगी। मैं ये कहूँगी अल्लाह से माफ़ी माँगते हुए कि मेरी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। इसलिए कि अगर मैं प्रीशर्स को, स्कॉलर्स को, पेरेंट्स की तो ज़िम्मेदारी अव्वलीन है। माँ की गोद
अवलीन दर्स का है, फादर की भी जिम्मेदारी है। तो लेकिन हम वो लोग जो कि समझते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम वो मैसेज क्यों नहीं पहुँचा रहे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। मुझे नहीं तसल्ली कि मैं कैसे कैसे मैं अकाउंटेबल हूँ अल्लाह ताला को कि क्या मैंने मैसेज पहुँचाया है यूथ तक या नहीं। अच्छा मुनीर, ये बताइए कि अब दो तरह की हम देखते हैं जनरेशंस हैं, अगर हम कर लें एक दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लें। एक तो हैं डिजिटल नेटिव्स, जिन्होंने आंख खोली, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देखे, सोशल मीडिया देखा, ई कॉमर्स, ई बिजनेस और समथिंग लाइक दैट, टर्मिनोलॉजीज भी उन्होंने जी उसी जी। तरह सीखी। एक है हम जैसी जनरेशन या थोड़ी सी पुरानी जनरेशन, जो जिसे आप कह सकते हैं इन्होंने इमिग्रेशन हासिल की है। तो इन दोनों के दरमियान में अब प्लेटफॉर्म जो है वो आपने अर्न ऑनलाइन ही करना है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन और ग्लोबली, वी नीड टू एक्ट ग्लोबली, थिंक ग्लोबली। तो अब ये बताइए कि इन दोनों में, डिजिटल नेटिव्स में और जो इमिग्रेंट्स हैं, कैसे फ़र्क देखते हैं जब आप दुनिया के अंदर जाते हैं और बिजनेस करते हैं? अहमद साहब, आज का जो बच्चा है ना, जिसको हम जेन अल्फा कहेंगे, ठीक है, दे आर ब्लेस्ड इनफ यार, सीरियसली दे आर ब्लेस्ड। कैसे? आज के बच्चे को हर चीज कप के अंदर रख के सामने उसके टेबल पे रख दी, भाई ये लो पी लो। हमारे टाइम में तो सर हमें खुद ही पहले पत्ती भी खुद डालनी है, दूध भी खुद डालना है, पानी भी खुद गर्म करना है, बाद में बर्तन भी खुद धोना है। आई स्टिल रिमेंबर बैक इन 2018 में, पीछे नहीं ज़्यादा जाऊंगा, 2018 में जब मैंने आपने शुरू में ऑफ कैमरा बात की लर्न एंड अनलर्न वाली, मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत सारे मेरे उस्ताद ऐसे थे कि जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझसे कम था, लेकिन क्योंकि उन्होंने नंबर्स मुझसे बड़े अचीव कर लिए थे कम टाइम में, तो मैंने सर उनसे प्रॉमिस भी किया था और उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया। मैंने हर चीज को अनलर्न करके एक बच्चों की तरह यूं बैठ के सर 6-6 महीने उनकी वीडियो सुनी। वो वीडियोस जिसमें 3-3 घंटे की हम वीडियो सुनते थे और बाद में क्रक्स निकलता था कितना, 10 मिनट 15 मिनट का। आज का जो बच्चा है, जेन अल्फा जो है, ये ब्लेस्ड है, इनको हमने दे ही वो 10 मिनट दिए कि लो भाई रेसिपी बल्कि ले हमने लो, रील्स फॉर्मूला दे ले दी, लो। शॉर्ट्स दे दिए हमने, सर फॉर्मूला दे दिया निकाल फार्मूला के, दे दिया। ठीक है, हमने ये नहीं कहा कि हमने अच्छा पूरी कहानी पढ़ना नहीं सिखाई, हमने मॉरल दे दिया सिर्फ। एग्जैक्टली अच्छा। अच्छा, अब यहाँ से दो चीजें प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम आ रही है और एक इसका सोल्यूशन मिल गया। सोल्यूशन ये है कि बच्चे की जो पेस है वो इतनी फास्ट होगी, इतनी क्विक होगी उसकी जर्नी, जहां हम 10 साल में पहुंचे वो 2-3 साल में पहुंच जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे हुई यहाँ पे? ये तो हो गया फायदा। नुकसान क्या हुआ? बच्चे ने सिर्फ वही जो 3-4-5-10 मिनट का फॉर्मूला था ना, उसको अपने जेहन में बैठा लिया, रिसर्च छोड़ दी। अब उससे हुआ क्या? बच्चे की शेल्फ लाइफ छोटी हो गई, बच्चे का डोमेन के अंदर सस्टेनेबिलिटी का जो पीरियड है बड़ा छोटा हो गया। अब हम लोग क्या हैं, क्योंकि हम लोग वो कहते हैं ना पुराने बाबे खूंगे हो गई हैं, तो हम लोगों ने अच्छा, हमारे लिए ट्रांजिशन बड़ी आसान है, जो आपने शुरू में पूछा भी। हम क्योंकि एक ओल्ड स्कूल थॉट वाले प्रोसेस से निकल के आगे आए हैं, अब हम जब किसी नई चीज को देखते हैं तो हमारे लिए उसको पीछे लिंक करना बड़ा आसान है, और नॉलेज का अंबार होता है पीछे, क्योंकि चीजें की हुई अपने हाथ से। आज के बच्चे को अगर थोड़ा सा लेफ्ट और राइट ड्रैग करवाएंगे ना, वो फंस जाएगा। हम फंसते नहीं है। डॉक्टर साहब, डिजिटल दुनिया, एक तो डिजिटल नेटिव्स हैं जो आज के बच्चे हैं, एक वो है जो इमिग्रेंट्स हैं, इमिग्रेशन जिन्होंने हासिल किया, उन्होंने स्विच किया है। आपका केस बड़ा क्लासिक एग्जांपल है कि आपने खुद पर्सनल क्लासेस भी इन पर्सन कंडक्ट की, फिर आपने ऑनलाइन टीचिंग भी की। अब जनरेशन्स भी वेरी की, आपकी ऑडियंस ने भी वेरी किया, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा था कि जब आपने लिया डिजिटल जनरेशन को, आप डिजिटल नेटिव्स को आपने ऑन बोर्ड लिया और साथ ही आपने इमिग्रेशन जो डिजिटल इमिग्रेंट्स थे उनको भी आपने ऑन बोर्ड लिया, तो दोनों का जो रिस्पांस था वो आपको कैसा लगा? मैं समझती हूँ जो डिजिटल जनरेशन है, जो हाँ, यूथ डिजिटल है, नेटिव्स जो हैं। हाँ, मुझे यूथ के साथ कनेक्ट करना बहुत आसान है। कनेक्टिविटी बहुत आसान होती है। इंटेलिजेंट आपको स्पेशली जब ऑडियंस मिलते हैं, जो आपको स्टूडेंट्स मिलते हैं, उन वो फ़ोकस्ड हो, अगर सुन रहे हैं आपकी बात और लर्न करना चाह रहे हैं, तो वो एक अलग ही उसका फ्लेवर है। अच्छा मुनीर, आपका कैसा था, फीलिंग थी जब आपने दोनों का रिस्पॉन्सेस को देखा? अच्छा, मेरे लिए ना चीजें आसान थी। आपके देखिए, लिए एक आसान तो थी? होता है जब तक आप ओपन माइंडेड अप्रोच के साथ चलेंगे ना, अहमद साहब, आपके लिए जिंदगी आसान रहेगी। मैं आपको मजेदार बात बताऊं, आप शायद सुन के हैरान भी होंगे। आज तकरीबन 18 साल हो गए मुझे इसी डोमेन में। आज भी मैं इस वक्त 2 कोर्सेज के अंदर इनरोल हूँ, ठीक है, एक इंटरनेशनल कोर्स है और एक लोकल कोर्स है। क्यों इनरोल? अच्छा, मुझे पता है कि शायद मुझे उन कोर्सेज में से कोई बहुत बड़ी वैल्यू तो नहीं मिलेगी, बट मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा जो माइंड का जो कनेक्टिविटी है ना अपनी डोमेन के साथ, वो रखेगी। कहीं ना कहीं मुझे ट्रिगर हो रहा होता है, चाहे मैंने कोर्स लिया हुआ है, चलो इसको देख ही लेता हूँ। और ट्रस्ट मी, समटाइम ऐसा होता है कि हम इस नीयत से जाते हैं, यार चलो
कुछ नए लोगों से कनेक्टिविटी हो जाएगी और एक continuous नए learning, बंदे से बात हो जाएगी। networking। हाँ, अब इंटरनेशनल कोर्स में क्या होता है, अभी हमने रिसेंटली एक कोर्स किया है मैंने और मेरे पार्टनर ने, उसमें हमें वो एंगल और मिला। ऑनलाइन किया है। सारा ऑनलाइन सर, सारा ऑनलाइन है। वो एंगल उसमें हमें मिला जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग के अंदर को सोच भी नहीं रहा, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो करके अपने इंप्लीमेंट भी करना शुरू कर Deploy दिया। भी कर दिया। अब इससे फायदा हमें क्या हुआ, एक तो हम थोड़ा सा मार्केट से अहेड चल रहे हैं, दूसरा हमारे क्लाइंट्स को बेनिफिट हो रहा है उससे। तो आप जब देखें चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम स्टबर्न माइंडेड है। हम कहते हैं अच्छा मैंने सीख लिया, अब मुझे तो ज़रूरत ही नहीं सीखने की। जिस दिन हमने ये सोच लिया सर, हमारा वहाँ पे फुल स्टॉप लग गया और डिक्लाइन शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, अब आपकी राय इस पे, जो कुछ मुनीर ने कहा। जी, मुनीर साहब ने जो कहा वो बिल्कुल एक जो है ना सही अप्रोच है कि सारी ज़िंदगी जो है ना आप अगर लर्न करते रहें और यही सोचते रहें कि मैंने कुछ सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, और कॉन्स्टेंटली आई थिंक जो भी शोबे ज़िंदगी है जिससे भी आप अटैच हैं, हर वक्त जो है ना वो डेवलपमेंट्स हो रही होती है। तो अगर अटैच नहीं रहेंगे हम तो उसमें हम पीछे रह जाएंगे दुनिया से। दुनिया तो बहुत सालों पहले ग्लोबल विलेज बन चुकी थी। मेरा भी कुछ इस तरह रहा कि कभी भी मैंने ये नहीं हुआ मेरा कि मैंने पढ़ना छोड़ा हो। या सोशल साइंसेस के साथ तो अटैच हुए, हिस्ट्री पढ़ी, जो आफ्टर मैरिज भी ना इस्लामिक साइंसेस मैं तो कहती हूँ, और उसके बाद मेरा जो मेडिकल प्रोफेशन है उसकी स्पेशलाइजेशंस, उसकी उसकी डिप्लोमा, उसकी डिग्री, मास्टर्स और वो सारा सिलसिला। और अभी मुझे लगता है जो मेरा 10 साल का प्रॉबली अगर ये आया हुआ है तो आई एम ऑलवेज थिंकिंग, मुझे एक वैक्यूम लग रहा है अपनी ज़िंदगी में कि अभी मैं कुछ पढ़ नहीं रही या कहीं मैं रजिस्टर्ड नहीं हुई, मैं कुछ कर नहीं रही। अच्छा, उसके ये तो हो गई कुछ मेरी बात ना। अगर इस ये तरीक़े ज़िंदगी हो, इसमें दुनिया के लिहाज से भी फ़वाइद हैं, और हमारा जो ये ब्रेन वर्कआउट है ना, ब्रेन का भी तो वर्कआउट होता है ना। अगर बॉडी का फिज़िकल वर्कआउट है तो ब्रेन वर्कआउट के लिए 70, 80, 90 इयर्स वाले भी जो लोग हैं, गो के हम अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन वो बहुत लाज़मी एक्सरसाइज़ है, वरना हम सैचुरेट होके और बिल्कुल आई थिंक रस्ट कर जाएंगे। लर्न, अनलर्न, रीलर्न और अनलर्न, हम इसे सीक्वेंस चेंज भी आप कर सकते हैं। अनलर्न को पहले लर्न, अनलर्न और रीलर्न। आप मुझे बताएं कि जनरेशन्स के लिए, जो जनरेशन जी है या इससे पीछे के लोग जो हैं, उनके लिए रीलर्न तो आसान हो सकता है, अनलर्न करना कितना मुश्किल होता है? सर देखिए, अगर आज से हम ज़्यादा पीछे नहीं, 5-10 साल पीछे चले जाए ना, जितनी भी डोमेन्स थी वो काफ़ी हद तक चलती थी। लेट्स से मेडिकल के प्रोफेशन में कितनी चीज़ें चेंज हुई होंगी पिछले एक डेकेड की बात कर लेते हैं हम। यकसर दुनिया चेंज हुई है। हाँ हाँ, लेकिन इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, कितनी चीज़ें। लेकिन ये डिजिटल का प्रॉब्लम ही है कि सर इसकी तो जो आज आप चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना स्ट्रैटेजी, 2 महीने बाद वो स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। तो हमें जब तक डेली बेसिस के ऊपर हम लर्निंग नहीं करेंगे, हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन सर अनलर्न करना सर कितना उसी पे आने इम्पोर्टेंट लगा। है? अनलर्न किस तरह करेंगे आप? देखें, जब अगर आप अपनी डोमेन में आगे बढ़ना चाहेंगे, अपनी डोमेन से आपको प्यार होगा, मोहब्बत होगी, आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे। अब लेट्स से मैं एक स्लो लर्नर हूँ या मैं अनलर्न करना ही नहीं चाहता, मैं देखूंगा डॉक्टर साहिबा तो अपनी डोमेन में कहाँ से कहाँ चली गई। तो मेरे लिए ये एक अवेकनिंग कॉल होगी कि भाई अगर मुझे भी इस डोमेन में रहना है तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब करने के लिए पहले आप अपनी जो ओल्ड स्कूल थॉट्स हैं उनके ऊपर काबू डालेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे अच्छा मेरी डोमेन में क्या नई चीज़ आ रही है, आप साथ साथ उसको करते जाएंगे। देखिए, कोई भी अगर जब डोमेन में गैप आ जाता है ना, अब मैं चाहे पाकिस्तान में हूँ या पाकिस्तान से बाहर हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ अटैच रहूँ, मैं अपनी टीम के साथ अटैच रहूँ। अब बीइंग अ CEO बहुत सारी चीज़ें मैं कर तो नहीं रहा होता, लेकिन एक एक सिंगल मैसेज के ऊपर मेरी नज़र होती है कि भाई सिर्फ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि मुझे पता हो चल क्या रहा है। अच्छा, उसमें होता क्या है अक्सर, क्योंकि बीइंग अ लीडर ऑफ द कंपनी, तो सम टाइम आपके पास क्लाइंट की अचानक कॉल आ जाती है, यार ये मेरे अकाउंट पे क्या हो रहा है। अब मुझे अगर चीज़ें नहीं पता होंगी, मैं उनको बोलूँगा अच्छा मैं पूछ के बताऊंगा, तो वहाँ पे सर मेरी टीम का कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। हम करते क्या है, हम आपस में कनेक्टिविटी रखते हैं। हमने 3-4 इंटरनल ग्रुप बनाए हुए हैं। एक है जो टीम के साथ बना होता है जिसमें हम रेगुलर एक्टिविटी कर रहे होते हैं, एक है फिर जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कंपनी में कल्चर किस तरह का क्रिएट किया हुआ है कि भाई कोई भी नई चीज़ आती है तो शेयर कीजिए। अच्छा, फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम को जब कोई भी टीम मेंबर सॉल्व करता है, हमने ये क्रॉस जो अपने प्लेटफॉर्म रखा हुआ है कि भाई वो पूरे फ्लोर के ऊपर डिस्कस होना चाहिए कि प्रॉब्लम हल किस तरह हुई। तो जो अनलर्न वाले बच्चे हैं ना चाहते हुए भी जब वो सुनेंगे तो दिमाग में तो पड़ेगी ना चीज़।
तो आपने एक माहौल क्रिएट करना है, आपने एक इन्वायरमेंट अपनी सराउंडिंग में इस तरह का बनाना है कि आप मजबूर हो जाए उस कंटेंट को कंज्यूम करने में। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर उनकी जगह फिर इस डोमेन में नहीं है। मुनीर, एक नया फिनोमिना पाकिस्तान में है, बल्कि वर्ल्ड वाइड आया कि अब जो हमारे जो लीडर हैं उनका रोल भी बदल गया है। बड़े बड़े इज्तिमा, बड़े बड़े जलसे, प्रेस रिलीजेज होना, अब जस्ट लोग अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ते हैं, ट्विटर पे जाते हैं और ट्वीट करते हैं, या फेसबुक पे कम्युनिटीज़ बिल्ड करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो तश्कील देते हैं, और इट बिकम अ मोस्ट इफ़ेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, और आपका पैगाम भी ज़्यादातर लोगों तक पहुंचता है। तो जो हमारे जो लीडर जो हैं, क्या आप समझते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप, क्या वो इससे हम आहंग है अब? सर बिल्कुल है, देखिए वक्त की ज़रूरत है ये, और उन्होंने इसका बड़ा बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाया, चाहे वो कोई भी नाम हो, हम बगैर किसी का नाम लिए या बगैर किसी पार्टी को डिस्कस किए। आप इस वक्त देखें वर्ल्ड वाइड, अभी रिसेंटली यूएस के इलेक्शन हुए हैं, कैंपेन मेजरली जो टेकअप हुई है वो सारी सोशल मीडिया से हुई है। पाकिस्तान के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सारी सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है। आसानी हो गई ना सर। देखें जहाँ पे पहले क्या होता था कि पूरे किसी भी एक एरिया के कॉर्नर्स मीटिंग की जाती थी, अब वो कॉर्नर मीटिंग सारी फेसबुक पे हो रही है। फेसबुक पे एक कॉल दी जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उन पे एक कॉल दी जाती है, पूरे के पूरे शहर क्या बल्कि क्रॉस बॉर्डर पता चलता है कि हाँ ये एक्टिविटी होने जा रही है। तो इसका फायदा भी है, नुकसान फिर भी है। नए लॉज भी फॉर्मुलेट करने पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली फिर उससे हम बेचारे डिजिटल वाले तंग भी होते हैं, हमें करोड़ों का नुकसान भी होता है। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ से कूच भी करना पड़ता है, वो सारी सारी चीजें हैं सर। और बाज़ औक़ात वीपीएन भी काम नहीं करता सर है। बिल्कुल वो भी काम नहीं करता। डॉक्टर साहिबा, वक्त गुजरने के साथ साथ कामयाबी का तस्वुर भी बदला है। पहले कामयाब शख्स एक होता था, तहजीब याफ्ता शख्स होता था, कोई डॉक्टर बन जाता था, इंजीनियर या साइंटिस्ट। लेकिन अब जो कामयाबी है इसको हम बराह रास्त जो है इसको वाबस्ता कर देते हैं कि दौलत की कितनी रेल पेल है। तो ये जो बदला हुआ तस्वुर है कामयाबी का, इसे आप कैसे देखती हैं? मैं समझती हूँ असल दौलत इंसान का किरदार, उसकी तहज़ीब और उसकी गुफ्तगू, उसकी उसकी पूरी जो एक शख्सियत है वो है। अगर तो दुनिया भर की डिग्रीज़ हैं और उसकी तहज़ीब उसकी नहीं गवाही दे रही है, उसकी तरबियत नहीं हुई कि कैसे दूसरे के साथ आपको पेश आना है, तो मैं समझती हूँ वो कामयाबी तो ना हुई, वो नाकामी हुई। मुनीर, अब आप ही बताइए, ये जो डिजिटल फिनोमिना जब से इमर्ज हुआ है, इसने एक कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू होना चाहिए, आपका स्टेटस सिंबल ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, आपकी गाड़ी जो है वो आपको कामयाबी की आपकी डेफिनेशन है, आपका आपका जो ड्रेस है वो आपकी कामयाबी की डेफिनेशन है। तो ये जो ऑनलाइन जो मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कुछ कह रहे हैं कि दिनों में अमीर बने, पैसे कमाने के तरीके बने, वो 10 टॉप के लोग जो पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब से, 10 लाख अवाम को उन्होंने अपने पीछे लगाया हुआ है। तो इस बदलते हुए कामयाबी के तस्वुर को कैसे देखते सर हैं देखें आप? ये हमेशा से ही हुआ है। अगर हम देखें पहले एक टाइम में हर बच्चा एक्टर बनना चाहता था, हीरो बनना चाहता था। फिर एक विलन का दौर आया, हर बच्चा विलन बनना चाहता था। फिर हर बच्चा जो है न्यूज़ एंकर बनना चाहता था। फिर एक टाइम आया कि हर बच्चा कहता था जी मुझे जो है ना सिर्फ मॉडलिंग करनी है। फिर अभी हर बच्चे को व्लॉगर बनना है। हर देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, आप करें, मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। बल्कि देखें ये इस वक्त लेटेस्ट जो हमारी ट्रेंड्स हैं ये उसका हिस्सा है, बने ज़रूर बने। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे जिस तरह से कल्चर को इंड्यूस किया जा रहा है हमारी यंग जनरेशन में, आई थिंक सो दैट इज़ अ रॉन्ग डायरेक्शन। ऑन द अदर हैंड दुनिया के अंदर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बिजनेस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। ये इस पे बल्कि अभी मैंने 2 दिन पहले भी एक सेशन दिया है कि आने वाले टाइम में आप देख लीजिएगा, आज की बात याद रख लें, 3-4 साल रुक जाएं आप, आपको जितने बड़े ब्रांड हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, वो फैक्ट्रीज हों, वो आउटलेट्स हों, जितने भी हैं, इन सबको इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इन्फ्लुएंसर्स को इन ब्रांड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाएगा, उससे आपका जो है एक रेवेन्यू भी बेहतर होगा दोनों तरफ, चाहे वो ब्रांड हो या आप इन्फ्लुएंसर हो। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। प्रॉब्लम वहाँ पे है कि सर जब हमने कल्चर को ख़राब करना शुरू कर दिया, हमने डायरेक्शन गलत पकड़ ली। मैं इसमें हमेशा कहता हूँ कि हमने अपने ना हीरोज़ जो है वो गलत चूज़ करना शुरू कर दिए। हमारे हीरोज़ कुछ और थे, हमारे हीरोज वो नहीं हैं जो आज बना दिए, जिनको हमने अपने हीरोज बना दिए है। मेरे ख्याल में ये एज ए नेशन हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अच्छी चीज कीजिए सर, मैं आपको बड़े वसूख से कहूंगा, टिकटॉक का हमारे यहाँ इस्तेमाल गलत हो रहा है, एग्री करते हैं आप इससे? बिल्कुल करते हैं। यूएस के अंदर मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अच्छा और सस्ता रेवेन्यू टिकटॉक से जनरेट हो रहा है हमें। गूगल पे हमें बड़ी महंगी लीड्स पड़ती हैं, मेटा पे हमें बड़ी महंगी लीड पड़ती हैं, बट टिकटॉक के ऊपर हमें बहुत सस्ती लीड पड़ती है। अब यहाँ पे टिकटॉक का इस्तेमाल किसी और तरह से हो रहा है, वहां किसी और तरह से हो रहा है। दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है,
नेशन का फ़र्क है, दोनों की विजन का फ़र्क है, लेकिन ये चीज़ें चेंज होंगी। देखें ये एक वेव आती है, उस वेव में हर वो कहते हैं ना जब हवा चलती तो सबको लगती है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये ट्रेंड चेंज होंगे, मेच्योरिटी की तरफ कंटेंट आएगा हमारा, और जैसे ही मेच्योरिटी की तरफ आएगा वो उसको कहते हैं ना कि मार्केट के अंदर करेक्शन की ज़रूरत है, और वो करेक्शन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे होने जा रही है। ये चंद एक लोग ही हैं जिन्होंने थोड़ा सा कल्चर को ख़राब किया हुआ है, अब उसमें से भी कुछ लोग हैं वो आहिस्ता 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 निकलना शुरू हो रहे हैं, अब उनकी एक ऑडियंस बन गई। अब जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस वक्त 500,000 ऑडियंस है, मैं अपनी इस ऑडियंस का चाहे तो अच्छा इस्तेमाल कर लूँ चाहे बुरा इस्तेमाल कर लूँ, ये मेरे अपने हाथ में है। तो डॉक्टर साहब कितना अहम है व्यूज़ का होना, कितना अहम है आपके सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़े, और कितना अहम है कि आपका वॉच टाइम जो है वो इंक्रीज़ करता जाए? क्या हमारी बात चंद लोगों तक जाए लेकिन मौसर तरीके से जाए, वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, या हमारे व्यूवरशिप जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, हमारा वॉच टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए? हमारा कंटेंट कैसा है, हम क्या पहुंचा रहे हैं पब्लिक तक। और अगर हमारी ये सोच है कि मैं इतनी पैशनेट हूँ अपने मैसेज के लिए कि मैं दुनिया के आखिरी कोने तक जाना चाहती हूँ और मुझे इतने मिलियन व्यूज़ चाहिए, आई वांट टू स्प्रेड माय मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो मैसेज पॉजिटिव है और वो एक इंसान को इंसान बनाना चाहता है, एक अच्छा इंसान। अच्छा, उसका फिर तो ठीक है ना, हाँ, फिर तो ठीक है। फिर तो ठीक है। लेकिन अगर लेकिन अगर जी, जिसमें पैसा कमाने की अभी हम पैसे की नहीं हाँ, बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे वो है रैट रेस है एक, तो उसी तरह ये व्यूवर्स के लिए भी और ये सब्सक्राइबर के लिए भी, वॉच टाइम के लिए भी उसी तरह की एक रैट रेस है। वो बिल्कुल है। देखिए ना, आप ये देखिए कि जब हम कैप्शन देखते हैं कोई भी, हम जैसे ही उसको टिक करते हैं वो चीज़ कुछ और होती है रिवर्स, और वो कैप्शन बिल्कुल एंटायरली जो स्पीकर ने कहा होता है वो होता ही नहीं। वो होता ही नहीं एग्जैक्टली। एकदम से चौंक कर, मेरे साथ खुद होता है, हम देखते हैं कि अच्छा इसमें क्या है। जब हम देखते हैं तो वो चीज़ होती ही नहीं, वो बात ही नहीं कही होती स्पीकर ने, और वो कुछ और बात होती है। लोग चौंक कर अब उसके सब कुछ बढ़ेगा, व्यूज़ भी बढ़ेंगे, लाइक्स भी बढ़ेंगे, और लोग शेयर भी करेंगे एक दूसरे से कि चलो भाई ये देखो क्या कह दिया। अच्छा, इससे ना प्रॉब्लम भी हो रही है एक, इससे ना क्रिएटर ये समझ रहा है कि मैं बहुत चालाक हूँ, मैंने अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बना लिया, बिल्कुल बनाया थंबनेल उसने, से बिल्कुल बनाया, उसको हम क्लिक बैट कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसने करते हैं। बना लिया बेवकूफ़, लेकिन सर उसकी ऑडियंस जो है ना, आज की ऑडियंस बहुत मेच्योर है, उसका उसके दिमाग से तेज उसका अंगूठा चल रहा है, ठीक है, वो एक दफ़ा डिसीव हो जाएगा, 2 दफ़ा हो जाएगा, तीसरी दफ़ा नहीं होगा, सर वो अनसब्सक्राइब करना शुरू कर देगा, ठीक है। मैं इसमें हमेशा ना अहमद साहब एक बात कहता हूँ, मर्सिडीज चलाने वाला जो है ना, वो वर्ल्ड वाइड बड़ा छोटा यूजर है, ये कोई भी बड़ी गाड़ी लग्जरी गाड़ी उसका यूजर बड़ा प्रिसाइज है, लेकिन जो एक रेगुलर लिमिटेड लोग ब्रांड है हैं। ना, वो रोड के ऊपर पूरी दुनिया में नजर आता है। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपकी ऑडियंस जो है वो मर्सिडीज है या एक छोटा ब्रांड है। कम ऑडियंस होगी बट क्वालिटी होगी, मास लेवल पे ऑडियंस होगी बट वो कचरा है, उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, फिर ये जो मोनेटाइजिंग पैशन है, इसे कैसे डिफाइन करते हैं? सर उसके पीछे जो है ना वो सबसे मौलाना तारिक जमील साहब को भी उस तरह के लोगों को भी चाहिए, वो डिजिटल क्रिएटर जो रजब अली जैसे लोग हैं उनको भी चाहिए। जी बिल्कुल। ये जो मोनेटाइजिंग पैटर्न है या पैशन है, इसे किस तरह आप करेंगे? सर देखिए ये ज़रूरत भी है, जिस तरह हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि जिस तरह अभी यहाँ पे ये सेटअप लगा हुआ है सर, इसका मिलियंस में कॉस्ट है मंथली, कितनी देर आप अपनी जेब से डाल लेंगे? एंड ऑफ द डे इफ इट्स अ बिजनेस यू हैव टू मेक इट सस्टेनेबल, इफ इट्स जस्ट अ पैशन यू कीप ऑन रनिंग जब तक आप चला टेक सकते इट हैं। एज अ बिजनेस। बिल्कुल। तो अगर तो ये आपके लिए बिजनेस है, फिर आप सर अपनी सारी बाउंड्रीज भी क्रॉस करेंगे, फिर आप हर वो चीज़ करने की कोशिश करेंगे जहां से आपको पहले ये ब्रेक इवन पे आए, उसके बाद फिर ये प्रॉफिटेबल हो, फिर सस्टेनेबल हो। अच्छा, एक एक दिलचस्प पहलू डॉक्टर साहिबा, हम आप ही की शख्सियत का केस स्टडी जो है मुनीर साहब से डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो फेसबुक पे एक्टिव हैं, कुछ लोग इंस्टा पे एक्टिव हैं, कुछ लोग टिकटॉक पे एक्टिव हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे। अब डॉक्टर साहिबा, आप किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और अब आप मुनीर बताएं कि कौन सी जनरेशन किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिवली नज़र आती है? अच्छा, इसके मैं 2 आंसर करूंगा। पहला आंसर ये है कि एज ए क्रिएटर आपको सर किसी प्लेटफॉर्म को इग्नोर नहीं करना, नहीं करना। इररिस्पेक्टिव कि उसका वॉल्यूम क्या है, उसका स्पेक्ट्रम क्या है, वो कितना आपको कितना रिवॉर्ड कर रहा है। सेकेंडली, हर प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी अफादियत है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्रांड वो चाहिए, ब्रांड की आपने कोलैबोरेशन लेनी है, तो इंस्टा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म।
ठीक है। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए और लॉन्ग फॉर्मेट का कंटेंट आप दे रहे हो और आप चाहते हो कि आपके व्यूअर्स जो हैं वो उस लॉन्ग फॉर्मेट को कंज्यूम करें, तो यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आप शॉर्ट कंटेंट दे रहे हैं और स्पाइसी कंटेंट दे रहे हैं तो टिकटॉक इज द प्लेटफॉर्म। अगर आप कोई ऐसी चीज दे रहे हैं कि जिसमें ठीक है सारी चीजों का मिक्स है और आप एक लार्ज स्केल पे जाना चाहते हैं तो फेसबुक इज द प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर आपको बिजनेस मैसेज पास ऑन करना चाह रहे हैं, आप B2B के अंदर खेलना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी किसी ब्रांड की HR से कनेक्टिविटी हो जाए, किसी ब्रांड के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से कनेक्टिविटी हो जाए, तो देन यू विल गो फॉर लिंक्डइन। अगर आपका जो कंटेंट क्रिएशन है उसके अंदर कुछ सनसनी है, कुछ न्यूज़ आप स्प्रेड करना चाह रहे हैं, वो वीडियो के रिलेटेड नहीं है बट कुछ ऐसी चीज़ आप चाह रहे हैं कि कुछ लेट्स से जिस तरह ये पॉडकास्ट थी इसकी आपने हाइप क्रिएट करनी है, तो इसके बारे में आप ट्वीट कर सकते हैं। एक्स के ऊपर जाके, ट्विटर है, फिर थ्रेड एक नया प्लेटफॉर्म आया उसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो हर प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी अफादियत है। डॉक्टर साहब, अब आप आपके साथ के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपकी कॉलीग्स हैं, वो किस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होते हैं ज़्यादा? ज़्यादा जो है ना ये इंस्टा पे यूथ जो है ना इंस्टा पे? वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। मेरी ये मतलब ऑब्जर्वेशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा फेसबुक पे भी होती है। हाँ, अच्छा कौन यूट्यूब सा पे। प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें जो हम लोग जिसे अवॉइड करते हैं, हमारी जनरेशन खास तौर पे जिसे अवॉइड करे कि यार इस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना, या ये प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, या इस पे आई थिंक कंटेंट अच्छा नहीं जो आता? हमारे जहन में एक चीज़ बैठी हुई कि टिकटॉक के ऊपर जो टिकटॉक, है अजीब एग्जैक्टली सी चीज़ें एग्जैक्टली। आ रही हैं और बिल्कुल बेसलेस सा अ, मैं भी डॉक्टर साहब बहुत ही स्टूपिड, स्टूपिड कंटेंट है वहाँ बहुत पे, ही ये बात सोचा है। जाता है। जी। अच्छा मुनीर, अब आप इसे देखिए कि ज़्यादातर जो जनरेशन जी है या इससे पीछे के लोग, वो वाकई ही आपको टिकटॉक को अवॉइड करते हुए नजर आते अच्छा हैं। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूंगा। ठीक है, मैं विद इन पाकिस्तान बात की जी है जी मैंने। बिल्कुल, आपसे भी और डॉक्टर साहब से भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। देखिए, मेरा कंटेंट इस वक्त सबसे ज्यादा जो वायरल है ना वो फेसबुक और टिकटॉक के ऊपर है। ठीक है। और मैं क्लेम करता हूँ इस चीज को कि मेरा 110% एजुकेशनल कंटेंट है। कोई मसाला नहीं है, कोई नाच गाना नहीं है, कोई ठीक है। तमाशा नहीं है, प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है जिस तरह का अभी हम बैठ के बना रहे हैं। इसकी भी एक वेटेज है, वहां पे लोग देखते हैं। देखिए हो क्या रहा है, मैंने जैसा कहा कि करेक्शन होने जा रही है मार्केट में इस वक्त। मैं टिकटॉक का कोई नुमाइंदा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनके कुछ इवेंट खुद ऑफिशियली उन्होंने मुझे इनवाइट किया कुछ इवेंट्स के अंदर, जहां पे एज ए प्लेटफॉर्म वो खुद इस चीज पे एफर्ट कर रहे हैं कि यार ठीक है, एक वो वाला सेगमेंट है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट हमारे पास एक पढ़ा लिखा सेगमेंट भी है। 200 क्रिएटर को उन्होंने पूरे लाहौर से बुलाया था, जिसके अंदर मोस्टली एजुकेशनल कंटेंट थे। उसमें डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, उसके अंदर टिकटॉक के ऊपर उसमें फूड व्लॉगर्स थे, उसमें सारे वो लोग थे जो कि एक प्योर एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह एज आई सेड अर्लियर के यूएस के अंदर सबसे अच्छा रेवेन्यू आपको मिल रहा है टिकटॉक से। अब उन्होंने अपनी परसेप्शन चेंज की है वहां पे, तो ग्लोबली वो इस चीज को थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। और आज का मैं आपको बता रहा हूँ 3-4 साल के बाद टिकटॉक हर बिजनेस की सर जरूरत बन जाएगा, मजबूरी बन जाएगा, बल्कि इफ आई वुड से लाइक दिस, मजबूरी बन जाएगा। चाहे अभी इस वक्त यूएस के अंदर बना हुआ है, आप टिकटॉक की एक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते उसी विंडो के ऊपर आपको कहीं लेफ्ट राइट नहीं जाना, वहीं से आप वो चीज परचेज कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे भी आएगी। यही वजह शायद चाइना जो है ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है। तो हो गई है, अभी हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर टिकटॉक साहब, में शॉप नाउ तो वो हो रहा है। इनडायरेक्टली कर रहे हैं, अभी डायरेक्ट होने जा रहा है ये। जी डॉक्टर साहब, अब हम दोबारा ई कॉमर्स की तरफ आते हैं कि ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग जो है, ये जो फिनोमिना है, मुनीर से हम बेहतर जानेंगे हमें कि कितना अटैच जो है वो इसे प्रीवियस जनरेशन्स रहती हैं। नई जनरेशन ज़्यादा ऑनलाइन से ही सेलिंग और बाइंग कर रही है। OLX का वजूद आ गया, ज़मीन.com है, या पाक व्हील है, या दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो क्या आप देखती हैं कि ये जो हमारी पुरानी जनरेशन है ये ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग की तरफ है, या वही ट्रेडिशनल मेथड्स जो है? मेरी नॉलेज में तो नहीं है। मेरे ख्याल में वो अपनी यंगर जनरेशन्स को ही हेल्प के लिए कहेंगे कि आप हमें बताएं। वहाँ मांग नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो लोग फील्ड में हैं और जो लोग ये चीज़ सालों से कर रहे हैं, डिकेड से कर रहे हैं और शार्प माइंड के हैं, और तो वो तो शायद उसमें से एक रेयर कोई परसेंटेज हो सकती है। रेयर परसेंटेज आई हो थिंक सकती है। मेजॉरिटी तो नहीं हो सकता, मैं गलत हूँ। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मुनीर, अब आप बताइए ये कि आप तो एक अमीर आदमी हैं, डिजिटल वर्ल्ड के हाँ, नुमाइंदे ये हैं। अपने अच्छा वर्ड यूज किया। ये क्यों, आप एक कामयाब आदमी हैं। तो अच्छा ये बताइए कि माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अब आप जब जनरेशन अल्फा के साथ डील कर रहे हैं या जनरेशन मिलेनियम के साथ डील कर रहे हैं, तो
ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग का जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा एप्लीकेबल नई जनरेशन के ऊपर है? सर सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अमीर किया नॉलेज वाइज, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी आसाइशें भी दी हैं, बट नॉलेज वाइज मैं अपने आप को वाकई अमीर समझता हूँ। वो इस वजह से कि अमीर बनने का भी सर फॉर्मूला है ना, सर वो ऑनलाइन बाइंग की उसी मैंने पे ही आ बात रहा की हूँ ना, जी, तो उसी उससे पे ही आ रहा रिलेट किया। हूँ। देखिए हाँ, अमीर बनने का भी फॉर्मूला है ना। हाँ, अब बिल्कुल है। मिसाल के तौर पे मैं लोगों को तो पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि भजन ऑनलाइन ऑर्डर करें, हमसे ई कॉमर्स सर्विसेज लें, और खुद मैं कर नहीं रहा। खुद में कर इस वक्त भी जब इस टेबल पे मैं बैठा हूँ तो तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 10 से 12 हज़ार के ऑर्डर जो है मेरे ऑन द वे हैं फ्रॉम चाइना, ठीक है। उसमें कुछ मेरे जाती हैं, कुछ मेरी बेटी ने ऑर्डर किए हुए, कुछ बेटे ने ऑर्डर किए हुए। तो हम तो, मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि हमने मॉल्स में जाना छोड़ दिया है। अब मैं मॉल्स में सिर्फ जाता हूँ बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए लेके, अदरवाइज जितने ब्रांड है आपके बड़े सर, सब ब्रांड्स की आपको डिलीवरी आपके डोर स्टेप पे होती है। 3-3.5 साल के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि लास्ट वीकेंड के ऊपर हम किसी जगह पे गए हुए थे, तो वहां से हमने कुछ फिजिकली शॉपिंग की। अदरवाइज मेरे बच्चों के सारे कपड़े जो हैं, जूते जो हैं, वो ऑनलाइन आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे देखिए फायदा है। अब इसमें हमें सब एक और चीज होने जा रही है जो कि हम दुबई वगैरह में एंजॉय करते हैं, मैम आपने भी किया होगा, यूएस में भी एंजॉय करते हैं, यूरोप में भी, कि अगर आप फिजिकल आउटलेट पे जाते हैं, लेट्स से एक चीज 1000 रुपए की है, वही चीज आपको ऑनलाइन जो है 900 की मिलेगी, बहुत 800 की सस्ती मिलेगी। है। तो यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट होने जा रहा है कि आप फिजिकल आउटलेट पे जाएंगे तो चीज महंगी मिलेगी, ऑनलाइन जाएंगे तो सस्ती मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले मैं मुझे किसी ने कहा यार एक शूज चाहिए, तो वो आउटलेट से ही चाहिए थे। उन्होंने कहा जी उस फलाने आउटलेट पे आप चले जाए, मिल जाएंगे। मैं वहां पे गया तो उन्होंने कहा सर सॉरी हमारे पास तो ये नहीं है। मैंने उसे कहा भाई आपकी इन्वेंट्री आपस में कनेक्टेड है? कहता जी कनेक्टेड है। मैंने कहा यार सिस्टम से चेक करो, आप कस्टमर को भेज रहे हो, 20,000 रुपए के शूज थे, मैंने कहा दोस्त ने रिक्वेस्ट की है। सर उन्होंने चेक किया, ऑनलाइन इन्वेंट्री के थ्रू फैसलाबाद के एक ब्रांच में पड़े हुए थे। अब जहां उनका कस्टमर जाया हो रहा था, मैंने उससे कहा कि यार चेक कर लो। उसने चेक किया, उसने कहा कि सर कल 3 बजे से पहले आपके घर में शूज डिलीवर होगा। उसने फैसलाबाद से डिलीवरी करवाई है और डायरेक्ट शूज मेरे घर पहुंच गए, ठीक है। जबरदस्त। तो इसमें चीजें चेंज होने अच्छा, जा अब रही ये हैं। बड़ा अहम क्वेश्चन जो है, इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग, द बूम ऑफ फ्रीलांसिंग, आप देखते हैं कि इसने ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट जो है उसको किस तरह डिक्रीज किया है? सर बिल्कुल इसने किया है, लेकिन इसमें भी करेक्शन होने जा रही है सर। देखिए फ्रीलांसिंग का फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा इसका सबसे बड़ा ये है कि एक इंडिपेंडेंट बच्चा अपने पाँव पे खड़ा होता है। जहां वो लाख रुपया 50,000 रुपया कमा रहा है, वहां पे 2-2 3-3 लाख रुपया कमाना शुरू कर देता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि बच्चा कभी भी स्ट्रक्चर्ड नहीं हो पाता, उसकी लर्निंग रुक जाती है, बिकॉज वो सोलो राइड कर रहा होता है, उसको पता ही नहीं चलता उसकी सराउंडिंग में क्या होता है। वो इतना बर्डनाइज्ड होता है अपने काम में कि उसको लर्निंग का टाइम ही नहीं मिल पाता, वो कनेक्टिविटी ही नहीं कर पाता अपनी कम्युनिटी के साथ। अच्छा, दूसरे एंड पे फिर फ्रीलांसर्स को, क्योंकि ये एक हम इसको कहते हैं हवाई रोजी वाला चक्कर है इनका, एक स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पाते। और जो सोने पे सुहागा है और जले हुए पे नमक छिड़क रही है हमारी गवर्नमेंट, कि वो इतने बुरे तरीके से बिहेव हो रहा है इंटरनेट को लेके पिछले कुछ महीनों से, कि वो इस चीज़ को सोच ही नहीं रहे कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही वाहिद सेक्टर हैं जो आपको डॉलर्स ला के दे रहे हैं। एक ओवरसीज पाकिस्तानी, हमने उनको दीवार के साथ चिपका दिया है। दूसरा हमारा आईटी सेक्टर, आईटी में ई कॉमर्स भी आ जाती है, हमने उसको भी दीवार के साथ लगा दिया है। अब हमें डॉलर भी चाहिए, और जो डॉलर भेजने वाले लोग थे उनको हमने कहा कि भाई आपकी ज़रूरत नहीं है। तो उससे सर प्रॉब्लम हो रही है। अभी यकीन कीजिए कि मेरे पास अभी भी मैसेजेस पड़े हैं कई बच्चों का, ये पिछला जो नेट का डाउनफॉल हुआ है, 2,500 3-3 हज़ार डॉलर की जॉब गई है विद इन फ्यू आवर्स। अब देखिए गोरे को इस चीज का नहीं पता कि हमारे यहाँ लाइट भी जाती है, हमारे उसे यहाँ तो आउटकम जलसे जुलूस, चाहिए, उसको किसी भी आउटकम चीज चाहिए। आउटकम अच्छा, चाहिए। वो हमारे पास आता क्यों है? लालच की वजह से। अच्छा, फाइवर, अपवर्क और जनरेशन जो हैं सोर्स ऑफ इनकम या रेवेन्यू मॉडल्स जो हैं, ये पुरानी जनरेशन मेरे ख्याल से तो कोई फाइवर पे नहीं है, अपवर्क पे नहीं काम नहीं करती सर है। पिछले 20 साल से पाकिस्तान ठीक में है। फ्रीलांसिंग हो रही है, लेकिन इसको एक नया रुख दिया गया है। 20 साल पहले जो आईटी के अंदर फ्रीलांसिंग हो रही थी, वो इतने छुपे हुए तरीके से हो रही थी कि एक ही घर में 2 भाई अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो एक दूसरे को नहीं बताते थे कि हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। डॉलर आ रहे हैं इतना पता है, लेकिन क्या कर रहे हैं नहीं पता। अब क्या हुआ है, पिछले 4-5 साल में इंफॉर्मेशन जो है ना, वो अब आपकी ओपन अप हो गई है। मुझे अभी कोई भी पूछता है ना, मैं कहता हूँ भाई ये मेरी मिरास नहीं है, ये मेरे पास अमानत है, मैंने आगे देनी है। मैं आगे दूंगा तो मुझे पीछे से और फीड होगा ना। तो अब हम तो इतना खुला अपनी रेसिपी बांटते हैं, हम कहते हैं रेसिपी है ही कुछ नहीं, नॉलेज बांटेंगे तो आगे आएगा। उससे क्या हुआ, बच्चों ने ओपन अप हो गए और बच्चों के पास अभी सारे रास्ते खुल गए। अच्छा मुनीर, ये बताइए कि
अब जो ज़मीन.com ने आके एक फिनोमिना चेंज कर दिया। ट्रेडिशनल रियल एस्टेट मॉडल्स जो था उन्होंने नए न्यू इनोवेटिव तरीके से उन्होंने पेश किया। अब फिर गोल्ड है उसके अंदर लोग इन्वेस्ट करते थे, बाकायदा तिजोरियाँ गोल्ड की भरी होती थी, लेकिन उसी के अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी आ गई, दूसरे मॉडल्स भी आ गए जहाँ पे लोग जो है ऑनलाइन जो है पैसा भी कमा रहे हैं। बैंकॉक में ज़्यादा या सिंगापुर वगैरह की तरफ हम जाएँ तो वहाँ पे ज़्यादा ट्रेड इन चीज़ों की हो रही है। तो आप समझते हैं कि ये जो दोनों चीज़ें जो हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पैरेलल दिस के कामयाब मॉडल है? सर बिल्कुल है। देखिए ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं ना वो रहेंगे, ठीक है, उसको जाते जाते भी पता नहीं आगे कितने साल लगेंगे, 100 साल तो कहीं नहीं गया। लेकिन ये जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है ना सर, मैं ये बात करूंगा खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो डिजिटल में हैं, जो आज के जेन अल्फा है, ठीक है, या जेन जी भी है टू सम एक्सटेंट, हमारे लिए ज़रूरी है सर कि अगर हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे। मैं एक छोटा सा वाक्य शेयर करता हूँ। 2008 में मेरे छोटे भाई के एक दोस्त की कॉल आती है मुझे इंग्लैंड से। कहता है भाई आपको एक अटेंशन एक तरफ डाइवर्ट करवानी है आपकी। मैंने कहा जी बोलिए। कहता है आपके पास $100 है? मैं कहा जी है। कहता है मैं आपको ना एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप मेरे कहने पे आज ये $4 इन्वेस्ट कर दो तो कल को दुआएं दोगे। मैंने कहा जी बताएं क्या है। कहते हैं यार बिटकॉइन ले लो। मैंने उस वक्त तक मुझे नहीं पता था बिटकॉइन क्या है, ये क्रिप्टो क्या है, या ये ब्लॉकचेन वगैरह क्या है। मैंने कहा यार देखो जहाँ तक $100 की बात है ना वो कोई वैल्यू नहीं रखते, वो मैं कर सकता हूँ, बट मुझे इसका पता ही नहीं है क्या क्या नहीं। खैर वो कॉल हमारी एंड होगी, 2 महीने बाद फिर उसकी कॉल आई, कहता भाई कर लो अच्छे रहोगे। तो मैंने कहा यार, हमजा नाम था उसका, मैंने कहा हमजा यार मुझे इसका पता ही नहीं है, तो मैं मेरे लिए वैल्यू नहीं रखता वो। खैर वो बात आई गई होगी। 2016 में पता चला कि भाईजान वो जो उस वक्त बच्चा मेरे से $100 लगवा रहा था ना, वो इस वक्त $25,000 हो गया हुआ है आपका। ठीक है। अब मैंने 2016 से मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ खुद ज़ाती तौर पे। अब इस वक्त अगर मैं अपना पोर्टफोलियो देखूँ तो मेरा ख्याल है 200-300% ऊपर जा चुका है। बीच में नीचे भी आया, ये जो मेरे जो ज़्यादा डिस्क्लोज मत कीजिए। नहीं मैं नंबर तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। जो ठीक है। पोर्टफोलियो था मेरा वो तकरीबन 70% डाउन भी हुआ। डाउन भी हुआ। अब उसमें लर्निंग क्या हुई कि भाई मैंने जो है किसी के कहने पे ले तो लिया था, बट देयर वाज नो नॉलेज बिहाइंड इट, देयर वाज नो रिसर्च बिहाइंड इट। फिर हम तीन भाइयों ने, हमने चारों ने बल्कि इसके अंदर थोड़ी सी रिसर्च करनी शुरू की। तो एक भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर अच्छी खासी ग्रिप कर ली। अब इस वक्त वो प्रो है इस डोमेन में। अब जो वो कहता है हम उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। डॉक्टर साहब एक नया क्वेश्चन इमर्ज होता है यहाँ पे, हमारे अजहान में आता है, माइंड्स में आता है कि गोल्ड में या रियल एस्टेट में हमने देखा है कि ग्रेजुअली इंक्रीज मिलता है, रैपिडली अगर नहीं मिलता, लेकिन क्या ये जो अब नए मेथड्स बता रहे हैं मुनीर, क्या ये सस्टेनेबल हैं? सर अगर नॉलेज है आपके पास, मैं वही आपको बता दूं कि अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है। अब जब से हमने इसको सीख के करना शुरू किया है ना, अगर हमें लॉस होता भी है ना तो हमें इतनी सी भी परेशानी नहीं होती। हमें पता है कि यार हमने फंडामेंटल्स के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमने इसके पीछे प्रॉपर रिसर्च की हुई है, ये ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर ये थोड़ा सा डाउन आएगा भी तो ये डबल या ट्रिपल फोर्स के साथ वापस आएगा, और वही होता है। अगर थोड़ा बहुत डाउन हो भी जाता है, अच्छा हमारे लिए वो गोल्ड माइन होता है। हम कहते हैं नीचे आए, नीचे आता है तो हम फर्दर इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर, तो हमारा जो एक्यूमुलेटिव जो पोर्टफोलियो है उसकी वेटेज बढ़ जाती है। ये सस्टेनेबल है। एग्जैक्टली है सर। और आने वाले टाइम में आप इसको ज्यादा टाइम ना दे, सिर्फ 5 साल दे दे। 5 साल में आप देखिएगा कि हम बैठ के दोबारा बात कर रहे होंगे कि भाईजान ये प्रॉपर्टी खरीदनी है यार, क्रिप्टो मिल जाएगी कहीं से। ठीक है, तो आने वाले टाइम में मैं ये डिस्कस कर रहा हूँगा कि यूएमटी की फीस देनी है, क्या क्रिप्टो लेंगे आप लोग? ठीक है, तो ये होने जा रहा है सर। ठीक है, एटीएम मशीन्स लग चुकी हैं दुनिया के जितने लेटेस्ट। वो अभी दुबई ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जितनी क्रिप्टो से आप अर्निंग करोगे, 0 इनकम सर। 5% वैट भी उन्होंने स्लैश कर दी है। बैंकॉक, हांगकांग, सिंगापुर के एयरपोर्ट्स के ऊपर मशीनें लगी हुई हैं, एटीएम मशीन। जिस तरह आप अपना विड्रॉ करते हैं आप पैसे, आप जाके वहां पे कैश लीजिए, अपना बिटकॉइन खरीदिए। वर्ल्ड वाइड दुनिया इस तरफ जा रही है सर कि अभी नए ट्रेंड्स की अगर आपको बताऊं, क्रेडिट कार्ड ऐसे आ रहे हैं कि जिनमें आप अपना डायरेक्ट उन एक्सचेंजेस से अपने पैसे उस डेबिट कार्ड में डाल सकते हैं। किसी जगह दुनिया में चले जाएं आप, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, आप जाके एक रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं, आपको लोकल पाकिस्तान का कार्ड देने की जरूरत नहीं है। अपना आप वो कार्ड दीजिए, आपके बिटकॉइन हो, आपका यूएसडीटी हो, जो भी करेंसी होगी उसमें से आपके पैसे कट जाए। डॉक्टर साहिबा, वेयर दिस वर्ल्ड इज हेडिंग टू, कि अब कंटेंट राइटर नहीं रहे, प्ले राइट्स नहीं रहे, स्क्रीन राइटर नहीं शायद रहेंगे, आर्किटेक्चर शायद नहीं रहेंगे, एआई और जो ऑटोमेशन है उसने तो डिसरप्शन क्रिएट कर दी हुई है। तो कहाँ पे दुनिया जा रही है? बेरोज़गारी की तरफ, एक तरफ क्रिप्टो करेंसी का अरूज है, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ एआई है, ऑटोमेशन है जो पहले के लोगों को बेरोज़गार कर रही है। एक डिसिप्लिन है क्रॉस बने हुए,
कि जो हमें राइटिंग स्किल्स सिखाते थे, जो बाकी सारी चीज़ें करती थी, अब एआई और जो ऑटोमेशन है, बाकायदा अब करात जो होगी वो भी हमें शायद एआई सिखा रहा हो, तो ये कहाँ पे जाएगी दुनिया, किस तरफ जा रही है? इन सब चीज़ों के मेरिट्स भी हैं और अगर डिमेरिट देखें तो ये है कि कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स जो हैं या जो फंडामेंटल्स हैं किसी भी शोबा ज़िंदगी के, तो वो फिर मुतासिर एक हद तक हो सकते हैं। उसको इस्तेमाल करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी जो बैकग्राउंड नॉलेज, आपकी बेस, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये ना हो कि आप कुछ चीज़ बस क्वेश्चन लिख कर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और आप बस उसमें आपने समझ लिया कि बस ये काम हो गया। पता नहीं अच्छा, मैं इस पे सर जवाब मैं दे सकूँगी इस या पे नहीं। मैं भी हाँ, एक पॉइंट ऐड करना हाँ चाहूंगा जी। बिफोर यू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने डिफार्ट होने की बात नहीं है, मतलब आप बार बार जो है ना, आप समझ रहे हैं कि मिलेनियम जो हैं या जो जेन ज़ी हैं, ये शायद बेचारे बिल्कुल तनहा हो जाएंगे, इनको घर के कॉर्नर में एक चारपाई दे दी जाएगी, बाबा तू सो। नो नहीं, भाई, अगर वो हम-आहंग नहीं सर होंगे नहीं तो नहीं नहीं हाँ। नहीं। ये कहाँ लिखा हुआ है कि दुनिया का हर काम एक ही शख्स ने करना है? मैं एक ये नया एंगल देने लगा हूँ डिस्कशन को। मिसाल के तौर पे मैं एक स्टबन माइंडेड हूँ, मैं नई चीज़ों को अडॉप्ट कर पा रहा, मैंने कोशिश भी करके देख ली, तो सर कोई मसला नहीं। ये जेन अल्फा जो है बेचारे, इनको भी तो रोजगार देना है ना। क्या ये सारे ही बिजनेस ओनर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे सर। अगर एक बच्चा अच्छा क्रिप्टो का नॉलेज रखता है, रियल स्टेट का नॉलेज रखता है या डिजिटल का नॉलेज रखता है, तो भाई मैं उसको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंगा ना उसके लिए। मुझे ऊपर बैठ के उसको कमांड करने दे, क्योंकि मैंने 40 साल में यही सीखा है। ठीक है, मैं नहीं सीख पाया, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब उस बच्चे के ऊपर रिलाई करें, उस कॉन्सेप्ट से हमें निकलना होगा कि मेरा पुत्र गला नहीं छड़ना। ठीक है, वो अब पुराने जमाने में देखिए 40-40 साल पुरानी अब दुकानें देख लीजिए, 100-100 साल पुरानी चौथी चौथी जनरेशन बैठी है दुकान से, कभी भी आउटलेट नहीं बनाई, आउटलेट से कभी ब्रांड नहीं बनाया उन्होंने। क्यों? बेटा गल्ला नहीं छोड़ना। अच्छा, वो गल्ला ना छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका हुआ है सर। एवरीथिंग इज डिजिटलाइज नाउ। आप अपने किसी भी आप बिजनेस की बात कर लें, उसके ऊपर आप अपने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करें। आपने एआई की बात की ना, कंटेंट राइटर सर मरने वाला नहीं है। कंटेंट राइटर जहां पहले 1 लाख रुपया कमा रहा था, अब एआई ने उसकी हेल्प कर दी है 2 लाख कमाने की। इस वक्त भूखा वो बच्चा मरेगा जो नीयत में फतूर रखता है, जिसकी नीयत खराब है। जिसकी नीयत सही है, वो डिजाइनर हो, वो क्रिप्टो का एक्सपर्ट हो, वो रियल स्टेट का एक्सपर्ट हो, वो किसी भी दुनिया के डोमेन का एक्सपर्ट हो, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी है सर आपकी एआई ने। जहां आपका एक डिजाइनर दिन की 2 या 3 पोस्टें बना रहा था, आज वही डिजाइनर आपका 10 पोस्टें बना के दे रहा है। आपका कंटेंट राइटर जहां 2 ब्लॉग लिख रहा था डेली के, आज वो 5 ब्लॉग लिख के दे रहा है आपको। तो हुआ कुछ नहीं, बल्कि बेहतरी हुई है सर। लेवरेज मिला है उसे। लेवरेज मिला है, वो बेहतर तरीके से उसका दिमाग और तेज काम करने लग गया, प्रेशर उसका कम हो गया सर। तो आपने चीजों को अडॉप्ट करना है, जो कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो किसी को पावर दीजिए, डेलीगेशन की तरफ आइए। डॉक्टर साहिबा, स्टोरी टेलिंग, अब मुनीर पॉडकास्ट कर रहे हैं, डॉक्टर निशाबा हसन पॉडकास्ट में हम मौजूद हैं, जो दिन ब दिन जो है जिसे लोग भी सुन रहे हैं, तो स्टोरी टेलिंग का जो सही है तरीका पॉडकास्ट की सूरत में, इट्स हैज़ बिकम मोर इम्पैक्टफुल, या हमने इस प्रोसेस के दरमियान कुछ खो दिया है? नहीं, मैं समझती हूँ अच्छी मिसालें भी हैं, रोल मॉडल्स भी हैं और पॉजिटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव बातें भी हैं। हाँ, हो सकता है कहीं-कहीं मतलब एक एक परसेंटेज ऐसी भी है कि कुछ हो सकता है कि कोई ऐसी बातें हो रही हों जिसमें सिर्फ़ मसाले के लिए चीज़ें हो रही हों या इस तरह की बातें हो रही हों। मैं समझती हूँ इसका तो पॉपुलर मीडियम है और इससे बहुत कुछ अ, सीखने को भी मिल रहा है। जी मुनीर, सर मेरे नजदीक तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर कभी रहा है हम पॉडकास्ट का। पॉडकास्ट को सिर्फ सुना करते थे रेडियो के ऊपर, अब हम देखते भी हैं, स्टोरी टेलिंग भी सर ऐसे नया ही है। फिनोमिना आया है। देखिए इंटरव्यू में पता क्या होता था एमएस साहब, इंटरव्यू के अंदर ना आपके पास बड़ा लिमिटेड टाइम, 5 7 10 मिनट, बड़ी आपको स्लॉट मिल गई 15 मिनट की मिल गई। सर ये है खुला टाइम, 1 घंटा भी आप लगा लेते हैं, 1.5 घंटा। मेरी पॉडकास्ट 3-3 घंटे पे भी गई हुई है। अब इट्स अ 2 वे कन्वर्सेशन। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। लोग ये समझते हैं, अक्सर मुझे जो है ना इसके ऊपर बैशिंग भी मिलती है कि यार आप अपनी पॉडकास्ट के अंदर जो है ना बोलते क्यों हो। मैंने कहा भाई इट्स अ पॉडकास्ट, इट्स नॉट एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर एज एन होस्ट यू जस्ट आस्क क्वेश्चन एंड कीप क्वाइट, बट इन अ पॉडकास्ट इट्स अ 2 वे डिस्कशन। ठीक है, मैंने भी अपनी जिंदगी के 18-19 साल डोमेन में लगाए, मैंने भी दुनिया घूमी, जिंदगी में मैं भी कुछ एक्सपीरियंस रखता हूँ। मैं अपना शेयर जरूर या अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूंगा। तो लोगों को अभी तक पाकिस्तान में इसकी कंजम्पशन के लोग समझते हैं यार ये तो इंटरव्यू कोई लॉन्गर फॉर्मेट है, बट नो, इट्स अ 2 वे डिस्कशन। देखिए उसके अंदर आप
सारी वो बातें कर सकते हैं जो आप 10 मिनट में नहीं कर सकते। आप अपने आंसर्स जो है उनको डिटेल में बात कर सकते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्टिव या टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, आप उसके सारे पर्सपेक्टिव सामने लाके रख सकते हैं। हर रोज अखबार में खबर छपती है कि हमारी जो इकोनॉमी के जो इंडिकेटर हैं वो नीचे जा रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे डिक्लाइन मोड पे हैं। हम हर रोज सुनते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है। हम हर रोज सुनते हैं कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में सिकुड़ रही है। तो आपका मॉडल, फ्रीलांसिंग का मॉडल, क्रिप्टो करेंसी का मॉडल, डिजिटल इकोनॉमी का मॉडल जो है, क्या इसमें कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरक्की के लिए राज पोशीदा है? तो देखिए, इस पे कोई ढका छुपा फॉर्मूला नहीं है। जदीद दौर के तकाजे ये कहते हैं कि आपने इनके साथ चलना है। हमने बड़ी बात कर ली इसके ऊपर कि पिछली जनरेशन जो है वो कॉप अप नहीं कर पा रही है, वो चाह नहीं रही है। तो हमारा जो इस वक्त मुल्क का निज़ाम है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये भी इस वक्त पता नहीं कौन सी जनरेशन में, इसकी तो जनरेशन भी आइडेंटिफाई नहीं हो रही। हम अभी तक सिर्फ इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि पता नहीं कब होगा सही, होना भी है या नहीं होना। सर देखें, एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जो चल रहा है ना ट्रेंड, उसको अडॉप्ट करना है आपको। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इस वक्त चांद पे जा रहे हैं, हम अभी तक चांद गाड़ी के ऊपर ही खड़े हैं। मुझे समझ नहीं लगती अहमद साहब कि वो कौन सी शाख है जो सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनेट काटती है हर 4-6 महीने के बाद। दुनिया इस वक्त 6G की सर टेस्टिंग पे चल रही है। हमारे पास इस वक्त 4G भी प्रॉपरली पूरे लाहौर मेट्रोपॉलिटन सिटी में खड़े बैठे हैं अब तो हम, व्हाट्सएप पे बात नहीं होती है। बात नहीं हो रही। सर एक ही बात आपको कहूंगा जिसमें पूरी एक इस सेंटेंस के अंदर सारी चीज छुपी हुई है। जब तक आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं देंगे करेंगे सर, आप भूल जाएं कि आपका इकोनॉमी का कोई बेहतर होने वाला है। देखिए, आप दुबई की बात करते हैं, आप सिंगापुर की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, मलेशिया की बात करते हैं। सर वो क्यों है? वो क्या उनको अल्लाह ने कोई अलग पावर दी है? हम लोग देखिए, हमारे पास जो चीज़ इस वक्त है ना, ये मैं बारहा बात करता हूँ, वो दुनिया के सिर्फ 4 या 5 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास ये चीज़ है। वो चीज़ क्या है सर? आउट ऑफ 250 मिलियन पीपल, we got 65% youth. When I say youth, that means people below the age of 30. इससे बड़ी ब्लेसिंग चाहिए हमें इस कंट्री को कोई? ये सबसे बड़ी डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है और सबसे बड़ी रिकंस्ट्रक्शन भी इस कंट्री की हो सकती है। जनरेशन पॉडकास्ट में बात जनरेशन्स की कंपैरेटिव स्टडीज़ की है। बात ये है कि किस तरह डिफरेंट जनरेशन्स जो हैं वो इकट्ठी काम कर सकती हैं। बात क्रिप्टो करेंसी के इल्म को जानने की है, बात नए कंटेंट की है, बात यह है कि आप बदलती हुई दुनिया को कितना जानते हैं रिगार्डलेस ऑफ जनरेशन। अगर एक जनरेशन ये एम करती है कि उसने कुछ नया सीखना है, नए ज़माने के साथ चलना है, तो वो आने वाले लोग भी उन्हें अपने साथ लेकर ही चलेंगे। जनरेशन सीरीज़ के इस डॉक्टर नुशाबा हसन पॉडकास्ट से आज के लिए इजाज़त दीजिए। आज मुनीर साहब हमारे साथ थे, कहानी का एक नया किरदार थे और कहानी ने नया रुख लिया है। जब नया किरदार कौन आता है, ये डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद साहिबा के पॉडकास्ट में आपको देखने को मिलता रहेगा और ऐसा नहीं होगा कि पुराना किरदार वापस नहीं आएगा। मुनीर साहब भी अनकरीब हमारे साथ दोबारा भी मौजूद होंगे डॉक्टर नुशाबा हसन पॉडकास्ट में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।